हेलो फ्रेंड्स। तो अपन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल की बात कर रहे थे, उसमें अपन ने 3 चैप्टर्स की बात कर ली थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे चौथे चैप्टर की, जिसका नाम क्या है? फील्ड वर्क। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि फील्ड वर्क ये कौन सी स्टेज का पार्ट है। अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर जो 2 था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि 3 स्टेजेज होती हैं। कौन कौन सी होती है वो? पहली थी प्लानिंग, दूसरी थी एग्जीक्यूशन और तीसरी थी कौन सी? रिपोर्टिंग स्टेज। तो उसी का ये अब आपको इसमें पता चल रहा होगा कि फील्ड वर्क किसका पार्ट है। फील्ड वर्क किसका पार्ट होगा? फील्ड वर्क पार्ट होगा एग्जीक्यूशन का। मतलब आपको क्या करना है? फील्ड में जाना है। मतलब आपको कहाँ जाना है? आपको ऑडिट पे जाना है और ऑडिट पे जाके आपको क्या है? ऑडिट करनी है। तो फील्ड वर्क किसका पार्ट है? एग्जीक्यूशन स्टेट का पार्ट है। इसमें आज अपन किस किस की बात करेंगे? एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है, उसकी बात करेंगे, जिसको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर इसके बाद एंट्री कॉन्फ्रेंस, ऑडिट एविडेंस को कैसे कलेक्ट करते हैं, ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, उसको कलेक्ट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। एक आपने नाम सुना होगा, आपने अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके साथ में साथ अगर फेलियर हो जाए इंटरनल कंट्रोल का, फेलियर हो जाए जिसको कंट्रोल फेलियर कहते हैं, उसकी एग्जिट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके बाद में एक क्वालिटी अश्योरेंस दिया हुआ है। तो आज है ना, जो इन सब की बात अपन क्या है इस चैप्टर में करेंगे और कोशिश करेंगे इसको पूरी तरह से समझने की, जैसे कि अपन ने चैप्टर 1, 2 और 3 समझा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं अपन। तो इस फील्ड वर्क के दौरान है ना, जो कौन सी सीएचई की जो पॉलिसीज और गाइडेंस है जो अपने को फॉलो करनी है, वो देखना है अपने को। और जो ऑडिट एविडेंस है वो किस प्रकार के होने चाहिए फील्ड वर्क के दौरान, जो अपन कलेक्ट करेंगे। तभी तो अपन क्या है, ऑडिट ओपिनियन पर पहुंचेंगे। और ऑडिट ओपिनियन किस में दिया जाता है? एक ऑडिट सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या है? ऑडिट ओपिनियन दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना कि एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसका एक दूसरा नाम कहा गया है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या कहा गया है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे अपन क्या है, अगर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उसकी भी अपन बात कर लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेंगे। जैसे एक अपना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होता है 210, उसका नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो टर्म्स दी गई है उसका क्या है? एग्रीमेंट के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट होती है, तब अपन क्या है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इश्यू करते हैं। और अगर नॉन स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो अपन कौन सा इश्यू करेंगे? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इश्यू करेंगे। अब ये स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है? तो देखो, नाम ही है इसका स्टैट्यूटरी, मतलब ऐसी ऑडिट जो लॉ के द्वारा की जाती है। ऐसी ऑडिट जो लॉ के द्वारा की जाती है। तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो गए। जिस भी अपन कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उस पे जो भी रूल्स हो रहे हैं उसके हिसाब से अपन क्या है उसका ऑडिट करेंगे। जैसे अपन जो भी कंपनीज की बात करते हैं, अपने इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, या जो भी अपन कंपनी की बात करते हैं जिसके स्टैट्यू में लिखा गया है कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना चाहिए, यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे अपन नॉन स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट के दौरान।
इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि मतलब लॉ नहीं कह रहा है, जिस भी कंपनी का अपन ऑडिट करने जा रहे हैं उस कंपनी का लॉ ये नहीं कहता है कि आप है ना जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवाओ, लेकिन फिर भी ऑडिट हो रही है। क्यों? इसका भी कोई कारण होगा। तो इसमें जैसे मान लो मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट एक नई नई कंपनी बनी है, मैनेजमेंट चाहता है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, इसलिए वो ऑडिट करवाते हैं। या फिर मान लो शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहते हैं ऑडिट करवाना। ये इन सब कारणों से क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट की जाती है। आया होगा समझ में लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में डिफरेंस, ये स्टैट्यूटरी के लिए, नॉन स्टैट्यूटरी के लिए, इन दोनों में भी अंतर समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अपन अगर मैं लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलूँ तो आप समझना ऑडिट एंगेजमेंट दोनों की साथ साथ बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी अपना अकाउंटेंट जनरल होता है, जो भी अपना अकाउंटेंट जनरल होगा वो क्या करेगा, वो एक लेटर इशू करेगा, किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, और जिस भी अपन कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं उसको या तो ऑडिटी बोलते हैं या फिर उसको ऑडिटेबल एंटिटी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, उसके सीईओ को। इन दोनों को क्या है, वो ये लेटर इशू करेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिसके अंडर में वो कंपनी आ रही है, जो मतलब वो कंपनी किसको रिपोर्टिंग करती है, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उसके सेक्रेटरी को और उस कंपनी के सीईओ को, दोनों को क्या है, ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करेगा। इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या होगा उसकी बात करते हैं। अब देखिए इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो लेटर सेंड किया है एजी में, इसमें क्या होगी, जैसे मान लो उसकी बहुत सारी यूनिट्स है उस कंपनी की, तो कौन सी यूनिट सेलेक्ट हुई है आपकी इस साल ऑडिट के लिए, आपकी कौन कौन सी यूनिट सेलेक्ट की गई है, उसमें ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है ऑडिट के दौरान, और मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कब से कब तक का ऑडिट रहेगा, उसका टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन देंगे जो भी फंक्शनल ऑफिसर है, जिसको अपन लाइजन ऑफिसर कहते हैं। जब अपन ऑडिट पे जाते हैं तो एक ऑफिसर अपने को दिया जाता है, अपन उससे क्या करते हैं, ऑडिट के दौरान अपने को जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपन उसको बताते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट, जिसके लिए सेक्शन 18 बात की थी अपन ने डीपीसी एक्ट 1971 में, और इसमें क्या ऑडिट प्रोसीजर की बात होगी, क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऑडिट प्रोसीजर की बात भी होगी, तो ये ऑडिट प्रोसीजर की बात इसमें नहीं होती। अपन ऑडिट प्रोसीजर नहीं बताएंगे, ऑडिट प्रोसीजर तो डिपेंड करता है अपन ऑडिट के दौरान, अब जो भी ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है, उसकी नॉलेज स्किल, जो भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी उसको सीएजी के रूल्स रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से वो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। तो यहाँ पे अपन क्या है, ऑडिट प्रोसीजर उसको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट की बात करेंगे अपन, एंट्री कॉन्फ्रेंस की। तो एंट्री कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, जैसे ही आप ऑडिट पे गए तो आपने फर्स्ट डे क्या होता है, एंट्री कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसमें क्या क्या बातें होती है, उसमें क्या इंट्रोडक्शन होगा, ऑडिट टीम और जो एंटिटी का जो भी चीफ है या जो भी अलग अलग उसमें डिविजन्स हैं उनके जो भी हेड्स हैं, इनके साथ में क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा ऑडिट टीम का। फिर ऑडिट ऑफिसर उनको बताएगा कि क्या हमारा ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी अपन प्रोसीजर अप्रोच लगाएंगे, कितने टाइम तक अपन ऑडिट करेंगे। और साथ के साथ वो एंटिटी का जो भी हेड उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अकोमोडेशन दीजिए, ताकि हम क्योंकि उनके गेस्ट हाउस पास में होते हैं, ताकि हम टाइम से आ सके, टाइम से जा सके। और आपके जो भी ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए क्या दीजिए, हमें उनको एक्सेस करने दीजिए, पासवर्ड है कहीं पे, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो सब आप हमें दीजिए। इसके बाद में इसमें क्या एक पॉइंट आता है कि क्या वर्किंग प्रोसीजर भी इस्टेब्लिशमेंट होता है क्या, जो एंट्री कॉन्फ्रेंस में क्या अपन वर्किंग प्रोसीजर भी इस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्किंग प्रोसीजर भी अपन क्या है, वर्किंग प्रोसीजर भी क्या इस्टेब्लिश कर लिया जाता है कि किस तरह से अपने को वर्क करना है। और लास्ट में ये एंटिटी के जो भी चीफ और हेड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी ऑडिट टीम के द्वारा कि आप जो भी हमारा फर्स्ट डे ऑफ ऑडिट है आप टाइम निकाल के और उसमें फर्स्ट डे ऑफ ऑडिट के दौरान आप प्रेजेंट रहें। तो ये हो गई अपनी
एंट्री कॉन्फ्रेंस की बात, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एंट्री कॉन्फ्रेंस में दो तीन ही, एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें लास्ट में क्या रहा था, ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बात नहीं की, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या बातें होती है, वर्किंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, ऑप्शन आ जाएगा कि वर्किंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे ऑडिट एविडेंस की, ऑडिट एविडेंस किस तरह के होने चाहिए। अब इसमें आगे बात करेंगे अपन नेचर ऑफ एविडेंस की, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बन रहे हैं इस चैप्टर में। तो एविडेंस, एविडेंस कौन सा, जो भी ऑडिट एविडेंस है वो कैसे होने चाहिए, तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट, सफिशिएंट, रिलायबल, रिलेवेंट और रीजनेबल हो चुके हैं। अब इनका क्या मतलब होता है वो यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, कॉम्पिटेंट का मतलब है क्वांटिटी में कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्वांटिटी में कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और क्वालिटी में कैसा होना चाहिए, बताइए, इम्पार्शियल होना चाहिए या पार्शियल होना चाहिए। क्वालिटी में कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। क्वांटिटी में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और क्वालिटी में इम्पार्शियल। सफिशिएंट से क्या मतलब है, सफिशिएंट से मतलब इतने ज़्यादा कम भी नहीं हो कि अपन जो ऑडिट ओपिनियन बना रहे हैं उससे अपन ऑडिट ओपिनियन पर या ऑडिट कंक्लूजन पर पहुंच ही ना पाए। रिलायबल की अपन आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय सोर्स। मतलब जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आप कोई वाउचर चेक कर रहे हैं या फिर आप कोई इनवॉइस चेक कर रहे हैं, तो ओरिजिनल क्या होगा, रिलायबल होगी, और फोटोकॉपी क्या होगी, रिलायबल नहीं होगी। तो यहाँ पे उसी की बात चल रही है, रिलायबलनेस की। रिलेवेंट, जो भी अपन ऑडिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब क्या है, इकोनॉमिक, जितनी अपने को जरूरत है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो अपन ने ऑडिट एविडेंस की बात कर ली, कैसे कैसे होते हैं, तो अपने को ध्यान रखने हैं पांचों नाम उसके, जो भी अपन ने पढ़ा अभी, रिलेवेंट, रिलायबल, सफिशिएंट, उसके साथ में क्या था, जो भी 5 अपन ने पढ़े हैं वो अपने को क्या है, याद करने हैं। इसके बाद में अपन रिलायबल एविडेंस की बात करते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो एविडेंस रिलायबल में किस प्रकार के, नेचर कैसा हो सकता है, या तो विजुअल हो सकते हैं या फिर ओरल या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। सोर्स कैसा हो सकता है, या तो अपन क्या है, एंटिटी से ही मिले अपने को, या फिर अपने को क्या है, इंडिपेंडेंट मिले एंटिटी से। एंटिटी से नहीं, अपन ने क्या है, बाहर से मंगवाए हैं। जैसे एंटिटी के अंदर जैसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, तो वो क्या है, एंटिटी से हो गया। सेल्स इनवॉइस, अपन ने कोई चीज़ बेची है तो उसकी इनवॉइस वो क्या है, एंटिटी के अंदर हो गई। अगर मान लो अपन ने कुछ खरीदा है तो परचेज इनवॉइस, तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है एंटिटी, क्योंकि बाहर जो किसी भी सेल्समैन से या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से अपन ने खरीदी है वो उसकी इनवॉइस है, तो वो उसमें क्या है, इसका कोई रोल नहीं है, उसमें एंटिटी का कोई रोल नहीं है, तो वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो 2 तरह के सोर्स हो सकते हैं रिलायबल एविडेंस के लिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ से सब बनेगा, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस, इसमें से ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, तो ये आपको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है वो क्या है, ज़्यादा रिलायबल है, किससे, आपने कहा है उससे। दूसरा, फोटोकॉपी या फिर डिजिटल एविडेंस और एक ओरिजिनल एविडेंस है, तो आपको पता है कि फोटोकॉपी से ज़्यादा क्या होगा, ओरिजिनल एविडेंस क्या होगा, रिलायबल होगा। तीसरा, एविडेंस अपने को मिला है इंडिपेंडेंट एंटिटी से, जैसे कि अपन ने वहाँ पे बात की परचेज इनवॉइस की, और एक एविडेंस है एंटिटी के अंदर, तो उसमें कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा, जो अपने को कहा है इंडिपेंडेंट मिला है, जिसमें एंटिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी हो। अगर कोई बाहर से मिल रहा है अपने को तो उस पर ज़्यादा अपन क्या है, रिलायबल रैली कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय ऑडिटर। मान लो जो ऑडिट पे गया है
उसको डायरेक्टली कोई एविडेंस मिला है और एविडेंस कोई क्या है मैनेजमेंट ने दिया है, तो कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा, जो ऑडिटर को क्या है डायरेक्टली मिला है। तो ये आप ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से ज़्यादा रिलायबल हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है, कॉमन सेंस अपने को यूज़ करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लीस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर एग्जिस्टेंस अपने को कंफर्म करना है किसी असेट का, तो सबसे ज्यादा हाईली रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा है। तो देखिए लिस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा होता है, इन तीनों से अपने को बताना है। तो आपको पता है कि अगर आप किसी ने कुछ कहा, ओरली किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो वो सबसे क्या है लिस्ट रिलायबल है। विजुअल और डॉक्यूमेंटल क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटल इससे क्या है ओरल से क्या है ज़्यादा रिलायबल होते हैं। दूसरा, अगर आपको एग्जिस्टेंस देखना है किसी चीज़ का, जैसे मान लो आपको कोई बिल्डिंग देखनी है, अगर आपको बिल्डिंग देखनी है तो उस टाइम पे है ना, जो कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगा, विजुअल। अगर मान लो आपको बिल्डिंग देखनी है, वो उसका असेट है, तो अपन क्या है वहाँ जाएंगे उस साइट पे और वहाँ पे उसको देखेंगे। या फिर जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं असेट का, तो वहाँ पे जाके अपन उसको देख सकते हैं। तो किसी का भी अगर अपने को एग्जिस्टेंस देखना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअल एविडेंस हाईली रिलायबल। तो इसका आंसर ओरल हो गया और इसका आंसर विजुअल हो गया। एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑडिट एविडेंस है ना, वो होते हैं परवेजिव नेचर के रेदर देन कंक्लूसिव, मतलब वो कंक्लूसिव नेचर के नहीं होके परवेजिव नेचर के होते हैं। इसके बारे में डिटेल में अपन आगे बात करेंगे। तो ये अपन ने क्या है रिलायबल एविडेंस की बात की, ये अपने को ध्यान रखना है। और ऑडिट एविडेंस किस प्रकार के होते हैं वो भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए ऑडिट एविडेंस की बात कर रहे थे अपन कि नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। सबसे पहले ऑडिट एविडेंस होता क्या है पढ़ चुके हैं अपन। अपने को ऑडिट कंक्लूजन पे मान लीजिए पहुंचना है। ऑडिट एविडेंस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 500 है, वहाँ पे बताया गया ऑडिट एविडेंस के बारे में। क्या है ये, ऑडिट कंक्लूजन पे या फिर अपने को ऑडिट ओपिनियन पे पहुंचने के लिए जो भी अपने को एविडेंस चाहिए वो क्या है, ऑडिट एविडेंस है। अब ऑडिट एविडेंस को प्राप्त मतलब अपने को ऑब्टेन करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर लगानी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें दो तरह की प्रोसीजर होती है, एक तो मैन ऑडिट प्रोसीजर हो गई, एक हो गई असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। मैन ऑडिट प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गई। रिस्क असेसमेंट अपन पढ़ चुके हैं, दो तरह के होते हैं, इनहेरिटेंस और कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क का असेसमेंट करेगा और फिर क्या करेगा, कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करेगा। तो ये इसने क्या है मैन ऑडिट प्रोसेस फॉलो की। इसके बाद में इसमें दूसरा है फर्दर ऑडिट प्रोसेस। इन दोनों के होने के बाद में वो लगाएगा सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच या फिर डायरेक्ट सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच जो अपन पढ़ चुके हैं। सिस्टम बेस्ड को टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इसको टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, सॉरी टेस्ट ऑफ डिटेल कहते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे क्या है, उसने विश्वास कर लिया है, उसको लगा कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो फिर क्या करता है कि वो जो भी ये टेस्ट ऑफ डिटेल है या जो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो क्या अगर उसको मिनिमम टू मिनिमम करता है। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे उसको विश्वास हो गया है। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे उसको विश्वास नहीं है तो वो कौन सी ऑडिट कौन सी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाता है, वो लगाता है फोकस्ड, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं मैक्सिमम सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो लगाता है। इन दोनों की बात हो गई। कंट्रोल इसको देखने के लिए वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर फेल हो जाता है तो फिर वो टेस्ट ऑफ डिटेल लगाएगा। अगर कंट्रोल रिस्क उसको ठीक लग रहा है तो फिर वो मिनिमम टेस्ट ऑफ डिटेल लगाएगा या मिनिमम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएगा। अब यहाँ पे असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर की बात हो गई कि ये तो उसने लगा लिया, लेकिन उसके बाद में ये इसका भी यूज़ कर सकता है। सबसे पहले क्या लिखा है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसका करेगा, अभी अपन ने बात की, या तो वो क्या है किसी चीज़ का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकता है, या फिर दूसरा वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा, फाइल्स चेक कर लेगा, कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन आए हैं जैसे जो भी एंटिटी है उससे रिलेटेड सर्कुलर्स चेक कर लेगा। दूसरी बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्व करेगा, वो करेगा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है। ऑब्जर्व क्या करेगा, मतलब वो वॉच करेगा प्रोसेस को। जैसे मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया
या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है तो उसको वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, किसी चीज़ में उसको लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एफडी है, तो उससे रिलेटेड क्या है, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास तो ये जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी खो गई थी तो हम ये जेरोक्स कॉपी लेके आए हैं और इसको ही आप ठीक मानिए। तो मैं क्या इंक्वायरी कर सकता हूँ कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट क्या है, बैंक को फ़ोन लगा के या बैंक को लेटर लिख के पूछ सकता हूँ। तो वही वाली बात है, इंक्वायरी करना और उसको क्या है, कंफर्मेशन करना। इंक्वायरी है वो किससे की जा सकती है, इनसाइडर से भी की जा सकती है और जो भी एंटिटी के अंदर है या एंटिटी के बाहर है। इसके बाद में कंप्यूटेशन, जो भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, जो भी वहाँ पे डाटा दिया हुआ है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या फिर अपन और भी कुछ भी चेक कर रहे हो, तो उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी अपन चेक कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन एनालिटिक प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं, जहां अपन क्या करेंगे, जो अपन ने 5-6 मेथड पढ़ी थी उसमें कंपैरिजन करके अपन देख सकते हैं। सर्वे कर सकते हैं अपन। सर्वे कैसे कर सकते हैं, या तो अपन खुद ही सर्वे कर लेंगे, क्वेश्चनर मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन अपन पूछेंगे उनसे, या फिर बाद में अपन क्या है, इंडिपेंडेंट सर्वे करवा सकते हैं किसी फर्म से। और लास्ट बात कर रहे हैं इंटरव्यू, अपन क्या है, इंटरव्यू ले सकते हैं। किसका इंटरव्यू ले सकते हैं, जो भी कंसर्न मैनेजमेंट है, जो भी कंसर्न पर्सन है, जैसे मान लीजिए अपने को इंटरनल कंट्रोल देखना है तो जो भी कंसर्न मैनेजमेंट है उससे, या फिर अपन इंटरनल ऑडिटर से बात कर सकते हैं। ये अपन क्या है, 7 तरह की जो प्रोसीजर है, ये क्या है, असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर है। इनको अपन क्या है, यूज कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए। ठीक है, देखिए इंटरव्यू की बात कर रहे थे अपन, कौन सी थी, असिस्टेंट ऑडिट प्रोसीजर थी। तो इसमें वैसे तो क्वेश्चन आने की कम संभावना है, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि इंटरव्यू जो ऑडिट प्रोसीजर है वो अपन कौन सी स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, रिपोर्टिंग में। प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में या फिर रिपोर्टिंग में। तो बताइए कौन सी स्टेज में यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इसको देखिए ध्यान रखना, इसको अपन प्लानिंग स्टेज में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन स्टेज में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरव्यू अपन क्या है, दोनों टाइम पे लिया जा सकता है, प्लानिंग के दौरान भी, क्योंकि ऑडिट प्लानिंग के दौरान अपन क्या है, इंटरिम विजिट करते हैं। जो अपन चैप्टर 3 में अपन ने पढ़ा है कि ऑडिट प्लानिंग के दौरान अपन क्या करते हैं, इंटरिम विजिट कर सकते हैं। अपन इंतजार नहीं करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो फिर अपन जाए, अपन फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही अपन क्या ऑडिटेबल एंटिटी का क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उस दौरान भी अपन क्या है, इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर इसके बाद में बात कर रहे हैं कि जो भी अपने को इंटरव्यू से ऑडिट एविडेंस मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है और उस पर साइन होना चाहिए। किसका, जो भी एंटिटी है उसके, एक पर्सन एग्जीक्यूटिव का और एक अपना क्या है, जो भी ऑडिट टीम का पर्सन गया है उसका। ये हो गई इंटरव्यू की बात। अब एक ऑडिट टेस्टिंग वर्ड दिया हुआ है, तो जब अपन ऑडिट प्लान बनाते हैं तो उसमें एक डिटेल ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, चैप्टर 3 में अपन ने पढ़ा है। तो उसमें ही क्या वर्ड दिया हुआ है, एक ऑडिट टेस्टिंग। उस डिटेल ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है कि अपने को कौन कौन सी ऑडिट टेस्टिंग करनी है उसके बारे में बताया जाता है। ये हो गई ऑडिट टेस्टिंग की बात, मतलब वो क्या है, ऑडिट टेस्टिंग एक तरह से ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। अब बात कर रहे हैं कि अपने को ऑडिट एविडेंस अपने को लेना है तो ऑडिटर कौन कौन सी मेथड यूज करेगा। तो वो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या जिसको सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच बोलते हैं वो कर सकता है, एनालिटिक प्रोसीजर यूज कर सकता है, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल जिसको डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर या डायरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर, ये सब इसी के नाम है। ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब इसके नाम है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसका नाम है, एनालिटिक को एनालिटिक ही कहते हैं। तो ये तीनों प्रोसीजर वो क्या है, यूज कर सकता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटोल में अपने डिटोल क्या हो गया आजकल, डिटोल का नाम इतना आ रहा है, डिटोल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं। टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अपन ने क्या है कि सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं अपन। तो यहाँ पे भी क्या है, सैम्पलिंग का यूज़ किया जाएगा ऑडिट एविडेंस के लिए। इनकी टाइप्स अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। अब सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, इसमें ऑडिट टीम क्या कंफर्म करती है, एंटिटी का कंट्रोल देखती है
किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपन क्या है कंट्रोल देखेंगे, वो एंटिटी का देखेंगे कि ऑपरेशन है ना वो इफेक्टिव है या नहीं है और उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ये हो गई एक बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा कि अगर जो भी उसने ऑडिट टीम में ऑडिट टेस्टिंग की, ऑडिट टेस्टिंग के द्वारा उसने कंफर्म किया कि एंटिटी इफेक्टिव और कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके बाद में अगर टेस्ट कहता है कि अगर कंट्रोल इफेक्टिव है, टेस्ट दो बात कह सकता है, ऑडिट टेस्टिंग की उससे अपने को दो रिजल्ट मिल सकते हैं कि या तो कंट्रोल क्या इफेक्टिव है या कंट्रोल क्या इफेक्टिव नहीं है। कंट्रोल या तो इफेक्टिव है या फिर कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। तो अगर कंट्रोल इफेक्टिव है, अगर कंट्रोल इफेक्टिव है तो क्या उसको सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने की जरूरत है? हाँ, लगा सकता है, लेकिन सब्सटेंसिव प्रोसीजर होती है तीन, एक मिनिमम, एक स्टैंडर्ड और एक फोकस्ड। एक मिनिमम, स्टैंडर्ड और फोकस, तो इन तीनों में से कौन सी यूज करेगा? और अगर उसको लगता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो फिर इन तीनों में से कौन सी यूज करेगा? ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अगर उसको लगता है कि कंट्रोल इफेक्टिव है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर सकता है, लेकिन कौन सी करेगा? वो मिनिमम, मतलब वो कम से कम सब टेस्ट ऑफ डिटेल लगाएगा, कम से कम डिटेल में जाएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल पे विश्वास है। कॉमन सेंस की बात है। अगर उसको लग रहा है कि हाँ मैं जो भी एंटिटी है उसका कंट्रोल अच्छा है, तो वो क्या करेगा? मिनिमम सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाएगा, वो कम से कम उसका क्या है डिटेल में जाएगा। और अगर उसको लग रहा है कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो फिर बाद में वो क्या करेगा? मैक्सिमम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएगा, जो कौन सी है? फोकस्ड बोलते हैं। फोकस्ड में क्या है? वो टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है अच्छी तरह से करेगा, और इसमें क्या है वो अश्योरेंस लेगा। यहाँ पे उसको क्या है कंट्रोल से एश्योरेंस नहीं मिला तो वो फोकस सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के क्या है एश्योरेंस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये दोनों ध्यान रखना कि कंट्रोल अगर इफेक्टिव है तो मिनिमम, और कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो सब फोकस्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएगा। आगे बढ़े। अब देखो अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है ऑडिटर दो तरीके से कर सकता है। इसमें दो बात है, इसमें एक को क्या कहते हैं मिटिगेटिंग कंट्रोल कहते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटजी। तो देखो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। मिटिगेटिंग में क्या, अगर उसको देखना है कोई भी सिंगल कंट्रोल या फिर कोई भी स्पेसिफिक रिस्क है, जो भी एंटिटी उसमें कोई भी स्पेसिफिक रिस्क है, या उसको कोई उस स्पेसिफिक रिस्क से रिलेटेड कंट्रोल देखना है, तो वो ये मेथड यूज़ करेगा। या अगर उसको है ना जो ओवरऑल जो भी एंटिटी है उसका ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल देखना है सभी से मिला के, तो वो ये वाली टेस्टिंग करेगा। अब टेस्टिंग के लिए अपन ने बात की थी कि वो इंक्वायरी कंफर्मेशन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, ये तो असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर हो गई, या फिर सैम्पलिंग कर सकता है, ये इसका पार्ट हो गया। मैन ऑडिट प्रोसीजर जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसका पार्ट हो गया। देखिए सैम्पलिंग में क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना, इसने कहा कि लेस टॉलरेबल एरर। लेस टॉलरेबल एरर मतलब टॉलरेबल का क्या मतलब हुआ कि सहनशीलता। अगर है ना जो एरर है उसको मतलब अपन सहन तो कर ही नहीं सकते, मतलब अपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई एरर हो गया, अपन क्या नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई एरर हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर जब तक ये अगर टॉलरेबल एरर जितना कम रहेगा अपने को सैंपल साइज उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो सैंपल साइज बढ़ाएंगे, अगर अपन सैंपल साइज बढ़ा लेते हैं तभी तो अपने को क्या है उसमें चांस कम रहेंगे कोई एरर होने के। जब सैंपल साइज बढ़ा लेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे, तो उसमें क्या है एरर के चांस घट जाएंगे। तो इसलिए क्या है, अगर लेस टॉलरेबल एरर है तो सैंपल साइज कैसी होनी चाहिए, बिगर होनी चाहिए। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब इसका इवेल्युएशन करेंगे अपन, जो भी अपन ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया उसका इवेल्युएशन। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा लिया है, अब अपन उसके रिजल्ट का इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो देखिए ऑडिट टीम ने मान लीजिए अडॉप्ट किया फर्स्ट और सेकंड मेथड। फर्स्ट और सेकंड क्या है, या तो इंक्वायरी और कंफर्मेशन या फिर ऑब्जर्वेशन। अगर उसने ये दोनों मेथड यूज़ की है
तो जो भी उसने ऑडिट टेस्ट लगाया वो या तो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऑडिट टीम ने लगाई इंक्वायरी, कंफर्मेशन और ऑब्जर्वेशन मेथड, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, तब टेस्ट क्या होगा, या तो सक्सीड होगा या फेल होगा। दूसरा इसमें देखिए कि उसने लगाई तीसरी मेथड, कौन सी, सैंपलिंग। उसमें दो कंडीशन फिर से आ जाती है कि मान लीजिए कि एरर है वो ज़्यादा है, एरर क्या है, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, किससे, जो भी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल है। एक अपन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल डिसाइड करते हैं, उससे अगर एरर ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। अगर एरर मान लीजिए उससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए मैंने डिसाइड किया था 0.2% एरर होना चाहिए, एरर हो गया 0.3%, तो मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या है, ऑडिट प्लान आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा रहे हैं, और इसके साथ में क्या है, मिनिमम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे, अपना काम बन जाएगा। जो भी की कंट्रोल में फेलियर है, वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, वो मैनेजमेंट लेटर के द्वारा अपन किसको बताते हैं, ऑडिटर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है मैनेजमेंट लेटर के द्वारा। तो ये अपन की बात हो गई टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। अब अपन किसकी बात करेंगे, एनालिटिक प्रोसीजर की बात करेंगे। अब अपन दूसरी प्रोसीजर की बात करेंगे जिसका क्या नाम है, एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर, पहली बात तो क्या है, मैन ऑडिट प्रोसीजर है। मैन कौन सी, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें एक रिस्क ये नहीं है कि इसमें क्या सैंपलिंग नहीं करते हैं, पूरी पॉपुलेशन है उसी की अपन क्या है एनालिटिक प्रोसीजर लगाते हैं, तो सैंपलिंग रिस्क तो क्या खत्म हो गया अपना। फिर इसमें भी वही कंडीशन है, अगर एनालिटिक प्रोसीजर लगाई और एरर एक्सीड है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल या मैक्सिमम टॉलरेबल लेवल का, तो अपन क्या कर रहे थे, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी रिवाइज कर रहे थे, यहाँ पे भी अपने को क्या रिवाइज करना पड़ेगा ऑडिट प्लान, क्योंकि अश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है अपने को क्या चाहिए, अपने को अश्योरेंस चाहिए। और अश्योरेंस कैसा चाहिए अपने को, मैक्सिमम अश्योरेंस चाहिए, ताकि अपनी रिस्क कैसी हो, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आ सके। ये तो पहली बात होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया और ऑडिट प्रोसीजर नहीं, ये है एनालिटिक प्रोसीजर, अगर अपन अप्लाई किया और इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो भी एक्चुअल है मैनेजमेंट ने बताया और ऑडिटर ने जो भी एक्सपेक्टेड निकाला है, अगर उन दोनों में भी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है एक्सेप्टेबल लेवल से, तो फिर ये वाली मेथड अपन क्या है छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे अपन, टेस्ट ऑफ डिटेल मेथड पे आ जाएंगे। वो एनालिटिक प्रोसीजर को छोड़ के कौन सी मेथड यूज कर लेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल। यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कंपैरिजन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में ज़्यादा है एक्सेप्टेबल लेवल से, तो यहाँ पे अपन कौन सी मेथड यूज करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल मेथड का यूज करेंगे। अब अपन तीसरे की बात करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल की। तो देखिए मैंने अभी कहा कि एनालिटिक प्रोसीजर है, उससे क्या है, ऑडिट एविडेंस, जो भी अपने को रिलायबल रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी नहीं मिल पाते हैं और ऑडिट प्रोसीजर से भी नहीं मिल पाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल लगाया करते हैं वहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन लार्ज है तो क्या करेंगे, सैंपलिंग मेथड यूज करेंगे। पॉपुलेशन अगर स्मॉल है तो सारे ट्रांजैक्शन अपन चेक कर लेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर अगर सभी ट्रांजैक्शन हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, तो ये फिजिबल भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन चेक करना फिजिबल भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। अब अपन इसमें सैंपलिंग की बात करेंगे, तो इसमें सैंपलिंग लिए ऑडिटर क्या करेगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस है, असर्शंस अपन बात कर चुके हैं, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनको अपन ने असर्शन कहा था, इनको जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी कहा था, अपन ने 5 पढ़े भी थे। इनकम एक्सपेंडिचर के 5 होते हैं और असेट लायबिलिटी के 5 होते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन में से क्या करेगा, वो लिस्ट करेगा। और एक अपन ने अकाउंट एरिया पढ़ा था, अकाउंट एरिया का क्या मतलब है, असेट की क्लासेज एक अकाउंट एरिया है, लायबिलिटीज की क्लासेज एक अकाउंट एरिया है, इनकम एक्सपेंडिचर की क्लासेज एक अकाउंट एरिया है। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ये ध्यान रखना, असर्शन का तो ध्यान रखना ही है, वो तो आता ही है। तो इनमें से वो क्या करेगा, लिस्ट बना लेगा, और लिस्ट से क्या बनेगा, सैंपलिंग फ्रेम बनेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सैंपलिंग फ्रेम कहाँ बनता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में बनाया जाता है। इस सैंपलिंग फ्रेम से क्या करेगा, वो सैंपल लेगा।
कौन ऑडिटर उससे क्या है सैंपल लेगा, सैंपलिंग ले ले, उसने क्या किया जो भी काम किया है प्रीलिमिनरी वर्क, जैसे सैंपलिंग फ्रेम बनाया है, सैंपलिंग मेथड चूज की है, इसको सबको डॉक्यूमेंट के रूप में अपने को रखना है वर्किंग पेपर के लिए। फिर इससे एक आगे बात ये होती है कि अगर मान लीजिए एरर क्या है, एक्सपेक्टेड था मेरे को 0.2% होगा, एक्चुअल निकल गया 0.3%, तो अपन क्या कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे ऑडिट प्लान को। लेकिन उसके सिवा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर होता है तो ऑडिटर को क्या है एडिशनली वर्क करना पड़ेगा। ऑडिटर को क्या है, ऑडिटर को पता चला कि यार इसमें तो एरर बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या है, उसने सैंपलिंग में पहले से ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा, उससे क्या है ज़्यादा एरिया उसको कवर करके और फिर उस पर क्या है अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी ताकि एरर क्या है कम से कम हो। ठीक है, और इसके आधार पे वो क्या है कंक्लूजन पे पहुंचेगा। ये बात हो गई टेस्ट ऑफ डिटेल की। अब इसमें एरर है ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिस्टेमेटिक एरर और दूसरा होता है, अब देखिए इसमें अपन ने एरर की बात की थी कि अपन सैंपलिंग कर रहे हैं तो अपने को क्या है एरर मिले, तो दो तरह के एरर मिल सकते हैं, या तो सिस्टेमेटिक एरर मिलेगा या फिर कौन सा मिलेगा रैंडम एरर मिलेगा। सिस्टेमेटिक एरर क्या है कि अपन ने जो भी डिफाइंड सर्कमस्टेंसेज है, मतलब अपन ने जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है कि पॉपुलेशन के पार्ट में अपने को क्या है एरर मिली है, तो उस एरर से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन का एक प्रपोर्शन है, मतलब उसका एक कुछ ही पार्ट क्या है इफेक्ट होगा, उससे पूरी पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं होगी, तो वो हो गई सिस्टेमेटिक एरर। कैसी है वो, सिस्टेमेटिक है। दूसरी रैंडम एरर क्या हो सकती है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी एरर हो गई जो अपन ने टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट नहीं की है, तो वो क्या होगी रैंडम एरर होगी। इन दोनों का नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिस्टेमेटिक है और वो क्या रैंडम है, मतलब कहीं पे भी हो सकती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो ऑडिटर को क्या है जैसे ही एरर मिली, ऑडिटर को जैसे ही एरर मिली तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सी एरर है, सिस्टेमेटिक है या फिर रैंडम एरर है। इसके बाद में ये डिसाइड हो गया तो फिर वो क्या है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा, वो अपनी ऑडिट प्रोसीजर को क्या है एक्सटेंड करेगा, मतलब और आगे तक लेके जाएगा जिस हद तक वो लेके जा सकता है। अब अगर उसको लगा कि सिस्टेमेटिक एरर है तो वो क्या करेगा, जो भी पॉपुलेशन है उसका जो भी उसने सबसेट बनाया है केवल उसी पे वो ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करेगा। लेकिन अगर उसको लगा कि ये रैंडम है एरर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एंटायर पॉपुलेशन पे क्या है ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि अगर एरर फाउंड हो गई और उसको पता चल गया तो सिस्टेमेटिक एरर के केस में वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा ऑडिट प्रोसीजर को, और रैंडम एरर के केस में कहाँ तक करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, इनका रिजल्ट कंबाइन कर लेगा जो भी इसको मिली। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कहाँ पे कंबाइन किया जाता है, तो अकाउंट एरिया लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कंबाइन किया जाता है। इसके बाद में उसको लास्ट में वो देखेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, अगर नहीं है तो वहीं पे बात खत्म हो गई, उसको एश्योरेंस मिल गया कि नहीं, एश्योरेंस मिल गया अपने को और वो अपना ऑडिट ओपिनियन दे देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो उसको एडिशनल वर्क क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, लार्जर सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी उसने एरर लिमिट ले रखी थी, जैसे मान लीजिए 0.1 से 0.2 ले रखी थी, तो उसको और कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसको 0.1 ही ले लेगा, वो उसको क्या कर लेगा, नैरो कर लेगा, 0.1 से 0.15 ले लेगा, 0.12 ले लेगा, कैसे भी करके उसको क्या करने है लेवल नैरो करना पड़ेगा। और उसको जो लेवल ऑफ एरर है वो एक्यूरेट पता करना पड़ेगा, एक्यूरेट उसको लेना पड़ेगा। ये दोनों काम उसको करने हैं, ये उसको नैरो करनी है लिमिट और उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा लेवल ऑफ एरर को, कि यहाँ तक लेवल ऑफ एरर तक में टॉलरेबल है, इसके आगे नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई एरर की। उसके बाद में ओपिनियंस की बात की गई है, तो ओपिनियंस अपन पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 जो अपना था डेफिनेशंस वाला, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड को क्या कहते हैं, अनक्वालिफाइड। मॉडिफाइड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर या फिर एडवर्स ओपिनियन। अब अपन बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे अकाउंट।
चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 540 में दिया। सबसे पहले देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि अपने को समझ में आए। जैसे मान लो इन्वेंट्रीज है, अपने उसको क्या बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। फिक्स असेट की रेजिडियल वैल्यू, फिक्स असेट की रेजिडियल वैल्यू क्या है। इम्पेयरमेंट इंडेस है कि इम्पेयरमेंट का जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। यूजफुल लाइफ क्या है असेट की। तो ये सब क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट है। सबसे पहले आप पता करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट होता क्या है। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम जिसका अपन क्या प्रेसाइज मेजरमेंट, मतलब उसको अपन एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते कि ये इतने का ही होगा, तो उसके लिए क्या है अप्रोक्सीमेट अपन क्या है अमाउंट मेजर करते हैं। तो ये है अकाउंट एस्टिमेट, मतलब अपने क्या उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं किसमें, अकाउंटिंग में। तो ये सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट की, और दो चार्ज विद गवर्नेंस इनकी ड्यूटी है। क्या होते हैं अपन पढ़ चुके हैं। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रिलेवेंट कंपिटेंट और रिलायबल रिलेवेंट कंपिटेंट और रीजनेबल ऑडिट एविडेंस की जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो रीजनेबल है या नहीं है, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वो डिस्क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऑडिटर की ये ड्यूटी होगी, मैनेजमेंट की ड्यूटी होगी अकाउंटिंग को एस्टिमेट करना। ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं, ऑडिटर की ड्यूटी है देखना उसने सही किया है या नहीं किया है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट की जब ऑडिट करेगा तो ऑडिटर क्या कर सकता है, तीन अप्रोच लगा सकता है वो। या तो वो रिव्यू करेगा और टेस्ट करेगा। रिव्यू का मतलब ही क्या है, दोबारा देखना। या फिर टेस्ट करेगा किसको, जो मैनेजमेंट ने जो भी प्रोसीजर लगाई है उसको क्या करेगा, मैनेजमेंट की प्रोसीजर को क्या करेगा, ये क्या करेगा, या तो रिव्यू करेगा या फिर टेस्ट करेगा। दूसरा ये इंडिपेंडेंट एस्टिमेट, मतलब अपने हिसाब से उसका एस्टिमेट लगा सकता है और उसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर कर सकता है और देख सकता है कि रीजनेबल है या नहीं है। या फिर ये क्या कर सकता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 540 में है, सबसे शायद इंडेस भी है इसका 10, तो इसमें इसके बारे में बताया गया। ये तीनों प्रोसीजर वो क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए यूज कर सकता है कि वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक बात हो रही है कि रिव्यू के लिए इन तीनों के लिए वो क्या करेगा, इन तीनों के लिए वो कौन सी ऑडिट प्रोसीजर यूज करेगा। अपने पास तीन ही ऑडिट प्रोसीजर है, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल या फिर एनालिटिक प्रोसीजर यूज करेगा इनके लिए वो। अब इसके बाद में उसमें एक पॉइंट दिया होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एरर्स एंड कंट्रोल फेलियर, तो वही है उसमें क्या ऑडिटर देखेगा कि कोई उसमें की कंट्रोल का फेलियर तो नहीं है और मैनेजमेंट लेटर के थ्रू क्या है बताएगा उनको। उसके बाद में राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन जो अपन पढ़ चुके हैं डीपीसी एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सीएजी आर्टिकल 148 to 150 एंड डीपीसी एक्ट 1971 पढ़ा था कभी अपन ने, याद है आपको, वहां पे अपन पढ़ चुके हैं ना सेक्शन 18 कि अपने को क्या है राइट टू एक्सेस है, ऑडिटर को वो एक्सेस कर सकता है जो भी बुक्स अकाउंट जो भी चाहे ऑडिटेबल एंटिटी की, वो अपन सब वहां पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अपने 3 पॉइंट बच रहे हैं। एक तो एग्जिट कॉन्फ्रेंस और एग्जिट मीटिंग की बात करेंगे। एक ऑडिट प्लान है ना जो अपडेट, कब ऑडिट प्लान अपने को अपडेट करना है, और एक क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, फील्ड वर्क के दौरान कैसे क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। ये 3 पॉइंट की बात अपन आगे करते हैं। अब अपन एग्जिट कॉन्फ्रेंस या जिसको एग्जिट मीटिंग कहते हैं, जैसे एंट्री होती है वैसे ही क्या होता है एग्जिट होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑडिट टीम क्या कंक्लूड करेगी अपनी जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स है उनको, इस किसके द्वारा हेडेड होगी, या तो जो भी ऑडिट पार्टी या ऑडिट टीम का हेड है उसके द्वारा, या फिर ग्रुप सुपरवाइजरी ऑफिसर, या फिर अकाउंटेंट जनरल। ऑडिट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो भी ऑडिट ने ऑब्जर्व किया उससे रिलेटेड जो भी उसको रिक्विजिशन देने हैं वो एग्जिट मीटिंग के 1-2 दिन पहले ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जिट मीटिंग के कितने दिन पहले ऑडिट ऑब्जर्वेशन इशू किए जाते हैं, 1 या 2 दिन के पहले। फिर एंटिटी क्या कर सकती है इसमें, वो डिस्कस कर सकती है ऑडिट फाइंडिंग के बारे में, या फिर उसको कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकती है। और ये एग्जिट मीटिंग भी क्या की जाएगी, डॉक्यूमेंटेड की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन ऑडिट
प्लान की अपडेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि जो ऑडिट प्लान है वो कैसा होता है, क्या रिजिड होता है या फिर फ्लेक्सिबल होता है, बताइए। अगर अपन यहाँ पे अपडेट की बात कर रहे हैं तो अगर देखिए अगर रिजिड होगा, रिजिड का क्या मतलब होता है कि अपन उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होगा तो फिर अपडेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऑडिट प्लान कैसा होता है, हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कैसे कि जैसे भी कोई सर्कमस्टेंस अजम्पशन चेंज हुआ तो ऑडिट प्लान क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। अपन ने पढ़ा था कि लेवल ऑफ एरर हायर एक्सेप्टेबल से, तो भी क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। एक दो पॉइंट इसमें और कहे गए हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन मिली अपने को एंटिटी से, ऑडिट प्रोसीजर लगाया उससे नहीं मिली है, नॉट थ्रू ऑडिट प्रोसीजर, दैट अपने को इंफॉर्मेशन मिली है जो कोई रिस्क को बता रही है, उससे लग रहा है कि अपने को कुछ उसमें या तो इनहेरेंट रिस्क है या कंट्रोल रिस्क है, जो अपन प्लानिंग स्टेज में भी अपन क्या कर नहीं कर पाए, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जब अपन ने रिस्क का असेस किया, और इस स्टेज में अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा भी अपने को नहीं मिली लेकिन अपने को डायरेक्ट एंटिटी से मिली, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। या फिर इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है कोई थर्ड पार्टी से, जैसे कंप्लेन आती है कई बार आपके ऑफिस में, अगर आप देखते हैं कंप्लेन आती है किसी कंपनी से रिलेटेड, या फिर मीडिया से या फिर पार्लियामेंट से, इनसे अपने को पता चला कि कोई इरेगुलरिटी चल रही है या फिर कोई इम्प्रॉपरिटी चल रही है, किस में, उस कंपनी में, उस इंस्टीट्यूशन में, तो इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, अपने को ऑडिट प्लान को अपडेट करना पड़ेगा या रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऑडिट प्लान इसलिए हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जैसे नेचर और जैसे कंडीशन चेंज हुई वैसे ही अपन उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये बात आ रही है डॉक्यूमेंटेशन की। फील्ड वर्क अपन ने किया तो ये सब अपने को क्या है, डॉक्यूमेंट करना है। अपन ने देखा एंट्री मीटिंग, एग्जिट मीटिंग, ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिट कंक्लूजन है, ऑडिट ओपिनियन है, कोई भी कोरस्पोंडेंस किया अपन ने एंटिटी के साथ, वो सब क्या करना है, अपने को डॉक्यूमेंटेड करना है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो गुड डॉक्यूमेंटेशन वो होता है जिसमें क्या करना पड़े, जिसमें मान लीजिए अपन ऑडिट पे गए, अपन ने किसी और को दिया, अपन ने किसी और को वो डॉक्यूमेंट दिए ऑडिट पे जाके, उस डॉक्यूमेंट्स के उस ऑडिट एविडेंस के आधार पे वो ऑडिट क्या है, कंक्लूजन पे पहुंच जाए। उसको क्या है, ऑडिटर क्या करे, ऑडिट एविडेंस के आधार पे ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंच जाए, उसको क्या है और कुछ भी नहीं देखना पड़े, जो उसको ऑडिट एविडेंस मिला उसके आधार पे अगर वो ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गुड डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है, क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो अपना इस चैप्टर 4 का आखिरी पॉइंट पढ़ रहे अपन कि फील्ड वर्क के दौरान जो भी क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन की जाती है, एश्योरेंस कैसे लिया जा सकता है। तो क्वालिटी अच्छी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो भी फील्ड स्टैंडर्ड है, सीएजी की पॉलिसी है, उनका क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। जो भी ऑडिट टीम के मेंबर है उनके पास क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए, जिस ऑडिट पे जा रहे हैं उससे रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर सुपरविजन किया जाना चाहिए हायर अथॉरिटी के द्वारा, जो भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है, मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। वर्कशॉप की जानी चाहिए ऐसी ऑडिट टीम के साथ जो सिमिलर ऑडिट में, जैसे इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है, दो अलग अलग टीमें ऑडिट कर रही है, तो उनको आपस में मिलना चाहिए, वर्कशॉप करनी चाहिए, उससे भी क्या है, अच्छा होता है। डॉक्यूमेंटेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सबसे लास्ट में क्या है, पीयर रिव्यू। ये 6 चीजें क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस है। इससे क्या है, क्वालिटी अपने को फील्ड वर्क की मेंटेन करनी रहती है। पीयर रिव्यू इससे मेंटेन रहती है। पीयर रिव्यू क्या है, पीयर रिव्यू के बारे में सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिव्यू करना है अपने को प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का रिव्यू करना है, लेकिन वो रिव्यू कौन करेगा, कोई प्रोफेशनल होगा, किसी प्रोफेशनल के द्वारा अपने को क्या करना है, उस जो भी है उसका रिव्यू करवाना है। और ये जो प्रोफेशनल है वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए विथ स्पेसिफिक ऑडिट, नॉट एसोसिएट विथ स्पेसिफिक ऑडिट। तो ये तो हो गया पीयर रिव्यू। और ये क्यों करवाते हैं, ताकि अपन इंश्योर कर सके बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड जो भी फॉलो हो रहे हैं उनको अपन क्या कर सके, बेस्ट हो सके, वो बेस्ट अपन देखे कि वो बेस्ट फॉलो
हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपन क्या है प्रोफेशनल के द्वारा क्या करवाते हैं, रिव्यू करवाते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, फील्ड वर्क। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें मुझे आपको पढ़ाने के लिए क्या बहुत अलग अलग बुक्स से नॉलेज गेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बुक से पढ़ा और आपको पढ़ा दिया, अलग अलग जगह पे जाके हर वर्ड का मतलब समझना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितनी मेहनत का काम है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करेंगे तो मुझे क्या रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मुझे एक वीडियो और बनाना चाहिए, मैं मोटिवेट होऊंगा उससे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।